Welcome to Study from Home, our program initiated by Karamata Public School, Vrindavan. So without wasting my time, let us continue our chapter, Source of Business Finance, 11th Standard Business Studies. In this chapter, we have covered up what is the meaning of business finance and its classification we have done. And उसमें हमने owners fund के तीन type of business finance भी पढ़ चुके हैं, equity share, preference shares and retained earnings. अब आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग. अब अगर सपोज कीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और आपको किसी फॉरेन की किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, या सपोज कीजिए फॉरेन का कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है और उसको इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या उसके शेयर को परचेज करना है, तो उसका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, ये आज मैं बताऊंगा इन टुडेज वीडियो, इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका कि ये कोई कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये डॉलर में फंड रेज करना चाहती है, तो क्या करेगी ये कंपनी है, तो बैंक्स होते हैं, इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी बैंक. इनको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी बैंक. तो जो आपकी XYZ प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी कंपनी है, वो क्या करती है, वो इक्विटी शेयर्स, नॉट प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर डिपॉजिट करती है किसमें, डिपॉजिटरी बैंक में. ठीक है, तो जितना भी अमाउंट का इक्विटी शेयर यहाँ पे ये डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिटरी बैंक यानी कि जो भी इंटरनेशनल बैंक है जो डिपॉजिटरी में डीलिंग करते हैं, ये क्या करेंगे, ये डिपॉजिटरी बैंक इन इक्विटी शेयर को अपने पास रखेंगे एज अ सिक्योरिटी, और ये जो डिपॉजिटरी बैंक है ये इशू करेंगे. अब इंटरनेशनल बैंक है यानी इनकी डीलिंग आगे फर्दर कंट्रीज में भी है, ये उसके अगेंस्ट में इशू करते हैं क्या, डिपॉजिटरी रिसीट्स. ठीक है, और ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली परचेज की जाती हैं. अब अल्टीमेटली ये कोई पर्सन है डेविड. ठीक है, अब डेविड कहाँ रहता है, डेविड रहता है इंग्लैंड में. डेविड कहाँ रहता है, डेविड रहता है आपका इंग्लैंड में. तो डेविड क्या करेगा, डेविड को अगर इंडिया की इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर इस कंपनी को फंड रेज करना है इन द फॉर्म ऑफ जो यहाँ पे चलता है पाउंड. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये वहां पे डिपॉजिटरी बैंक में इक्विटी शेयर अपने डिपॉजिट करेंगी, और जो डिपॉजिटरी बैंक है ये डिपॉजिटरी रिसीप्ट इशू करेगा, और डेविड क्या परचेज करेगा, डेविड इन डिपॉजिटरी रिसीप्ट को परचेज करेगा. यानी डेविड करेगा क्या, डेविड इन डिपॉजिटरी रिसीप्ट को खरीदेगा. इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि डेविड का इन्वेस्टमेंट किसमें है, इस फर्म में. अब एक क्वेश्चन आएगा, सर डेविड सीधा इक्विटी शेयर परचेज क्यों नहीं कर सकता. देखिए इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में फॉरेन एक्सचेंज का बहुत रोल रहता है, एंड ये जो डीलिंग है ये इसी तरीके से होती है. डायरेक्ट आप इक्विटी शेयर परचेज नहीं कर सकते, बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन वो फॉरेन करेंसी में फंड रेज कर सकती है इन दिस फॉर्म. सबसे पहले इक्विटी शेयर को डिपॉजिट कीजिए डिपॉजिटरी बैंक में, डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी, डिपॉजिटरी रिसीप्ट को इशू करेगी, और वो डिपॉजिटरी रिसीप्ट है वो उस डिपॉजिट रिसीप्ट के थ्रू फंड रेज किया जा सकता है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, GDR. GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स. ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो था आपका सिटी बैंक. सिटी बैंक ने इसे इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर ऑफ 1990. ठीक है, और इंडिया में अगर मैं बात करूं GDR की, तो इंडिया में GDR इशू करने वाली सबसे पहली कंपनी, इंडिया में GDR इशू करने वाली सबसे पहली कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्री. ठीक है, जिसने 1992 में 150
मिलियन डॉलर्स के GDR इशू किए थे। तो ये ध्यान रखेंगे कि इंडिया में GDR इशू करने वाली पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री 1992 में जिन्होंने 150 मिलियन की GDR इशू किए थे, और GDR का कॉन्सेप्ट आने वाली थी आपकी सिटी बैंक 1990 का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अब जैसे आपका GDR होता है वैसे ही आपका ADR एंड IDR होता है। अब यहां दिखा देता हूं मैं आपको ADR एंड IDR, ठीक है। ADR stands for American Depository Receipts and IDR stands for Indian Depository Receipts। यहाँ पे A stands for American and यहाँ पे I stands for Indian, ठीक है। अब अमेरिकन, देखिए ग्लोबल तो आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है, तो इसमें जो फंड रेजिंग होगी ये आपकी इन द फॉर्म ऑफ डॉलर होगी। क्यों? बिकॉज डॉलर आपका माना जाता है इंटरनेशनल करेंसी, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो डीलिंग होती है वो होती है आपकी डॉलर के फॉर्म में। अब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स क्या होती हैं? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स आर दोज डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स व्हिच आर इशूड ओनली फॉर द सिटीजंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि जो डिपॉजिटरी बैंक इंटरनेशनल मार्केट में ना जाकर के केवल और केवल अमेरिका में अपनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट बेच रहा है, रिलीज कर रहा है, तो उस तरह की डिपॉजिटरी रिसिप्ट को बोलेंगे हम ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। और IDR यानी कि जो केवल और केवल होती है क्या? इंडियन सिटीजन्स के लिए। देखिए GDR, ADR एंड IDR में कोई डिफरेंस नहीं है। ADR वो GDR होती है जो केवल अमेरिकन सिटीजन्स के लिए होती है, IDR वो GDR होती है जो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए होती है, ठीक है। ये और GDR का आपका होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स। इन दिस स्टेट जहां पे ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट रह गया है, सारा वर्ल्ड एक बिजनेस मार्केट के फॉर्म में इमर्ज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और IDR में एक क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है वो ये है कि जो आपका IDR में जो कंपनी है वो होम कंट्री में लिस्टेड होनी चाहिए, सबके लिए रिक्वायरमेंट है। अनलिस्टेड कंपनी इसमें नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद उनके पास नेट टेंजिबल असेट की वर्थ होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 करोड़ रुपए के नेट टेंजिबल असेट होने चाहिए। और जो आपका जो प्रोसीडिंग है इसकी, हर प्रोसीडिंग में इसकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। अब इसमें इंडिया में पहला GDR फाइल करने वाली कंपनी थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाज द फर्स्ट कंपनी टू फाइल एन GDR इन इंडिया। तो ये था हमारा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, GDR, ADR एंड IDR। GDR किस तरह से फंक्शन करता है? एनी कंपनी डिपॉजिट्स एन इक्विटी शेयर इन द डिपॉजिटरी बैंक एंड द डिपॉजिटरी बैंक इशूज द डिपॉजिटरी रिसीप्ट एंड फर्दर इट इज परचेज्ड बाय द पीपल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जिस कंट्री में ये जा रहा है, जिस कंट्री में इशू हो रहा है, उस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। एंड उसी के बेसिस पे आपका उन डिपॉजिटरी रिसीप्ट से प्रॉफिट अर्न करते हैं। डिपॉजिटरी रिसीप्ट अल्टीमेटली इक्विटी शेयर्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्विटी शेयर को डिपॉजिट किया गया है डिपॉजिटरी बैंक में, जो एज पर द नॉर्म्स, एज पर द लीगल फॉर्मेलिटीज। एंड आप सीधा इक्विटी शेयर परचेज नहीं करते, आप डिपॉजिटरी रिसीप्ट परचेज करते हैं। तो ये थे हमारे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजिंग फंड्स। इसके बाद कुछ और सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हम देख लेते हैं इन द स्लाइड्स। Hello students, in the previous part of the video I have discussed the international instrument of financing। ठीक है, आज हम बात करेंगे बोरोड सोर्स ऑफ फाइनेंस की, यानी कि ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस जो कि ओनर के नहीं होते बल्कि बाहर से कहीं से लिए जाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो हमारा फाइनेंस है वो है हमारा ट्रेड क्रेडिट। अब ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है? ट्रेड क्रेडिट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस व्हेन द क्रेडिट इज गिवन बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर। अब जैसे आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट के लिए जब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को रॉ मटेरियल देता है और उसके साथ क्रेडिट देता है, यानी कि उसके पैसे देने की छूट देता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, एक बार देखते हैं। ट्रेड क्रेडिट रेफर्स टू द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय सप्लायर ऑफ द गुड्स। ठीक है, प्रेजेंट डे कॉमर्स इज बिल्ट अपॉन क्रेडिट। द ट्रेड क्रेडिट अरेंजमेंट ऑफ अ फॉर्म विद इट सप्लायर इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ये देखिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए नहीं है, ट्रेड क्रेडिट आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए बहुत सूटेबल रहता है।
The credit worthiness of a firm and the confidence of its suppliers are the main basis of securing trade credit. सबसे बड़ी बात जो क्या रहता है वो है credit worthiness of a firm and the confidence of the suppliers. ठीक है, ये उसका मेन बेसिस होता है ट्रेड क्रेडिट का. ठीक है, अब ये क्या है? It is mostly granted on open account basis whereby supplier sends goods to the buyer for the payment to be received in future. ये होता है आपका ट्रेड क्रेडिट का मीनिंग. ठीक है, चलिए अब ट्रेड क्रेडिट में आगे देख लेते हैं. ट्रेड क्रेडिट में है क्या आगे? ट्रेड क्रेडिट के एडवांटेजेस क्या हैं? इजी अवेलेबिलिटी, यानी कि अवेलेबिलिटी बहुत इजी होती है ट्रेड क्रेडिट की, क्योंकि आपको कुछ नहीं, एक बस आपकी वर्दीनेस होनी चाहिए, आपका जो मार्केट में नाम है होना चाहिए, आपकी लायबिलिटी अच्छी होना चाहिए. ठीक है, ये इस तरह से आपको जो आपका ट्रेड क्रेडिट है बहुत इजीली अवेल हो जाता है, जस्ट आपका मार्केट में नाम हो. तो फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप ट्रेड क्रेडिट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो. इनफॉर्मेलिटी यानी कि आपको किसी फॉर्मल तरीके से गुजरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं, जस्ट कहा सुनी में भी आपको ट्रेड क्रेडिट मिल जाता है. डिसएडवांटेज की बात करें ट्रेड क्रेडिट में तो फाइनेंस इज चार्जिंग ऑफ हायर प्राइजेस बाय द सप्लायर. तो कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि ऐसे सप्लायर जो ट्रेड क्रेडिट देते हैं वो कभी कभी उस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेते हैं और आपको ट्रेड क्रेडिट देने के बदले में चीज़ का जो कॉस्ट है, ठीक है, उस कॉस्ट को भी हाई कर देते हैं. ठीक है, और जब आप किसी से उधार पे चीज़ लेते हैं या ट्रेड क्रेडिट की हेल्प लेते हैं तो उस केस में आपको कैश डिस्काउंट बिल्कुल नहीं मिलता. ठीक है, उस सिचुएशन में आप कैश डिस्काउंट अवेल करने के एबल नहीं होते हैं बिकॉज आप ऑलरेडी क्रेडिट पर चीज़ दे रहे हैं. तो ये था हमारा ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या था? क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड क्रेडिट. ठीक है, ये था हमारा ट्रेड क्रेडिट. अब आगे देख लेते हैं पब्लिक डिपॉजिट. पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है देखते हैं एक बार. Public deposits are the fixed deposits accepted by the business enterprise directly from the public. देखिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक से डायरेक्टली डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? पब्लिक डिपॉजिट. ठीक है, अब जैसे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आपने लोगों का पैसा अपने यहाँ डिपॉजिट किया, आपने लोगों से डिपॉजिट लिया, तो वो हो गया आपका पब्लिक डिपॉजिट. द सोर्स ऑफ रेजिंग, और ये क्या है? ये आपका सोर्स ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस. ठीक है, और बैंकिंग फैसिलिटी जब नहीं होती थी तो उस सिचुएशन में आपका पब्लिक डिपॉजिट बहुत ज़्यादा यूजफुल था. मैनी फर्म्स लार्ज एंड स्मॉल हैव सॉलिसिटेटेड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक इन रिसेंट ईयर मेनली टू फाइनेंस देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. कई सारी फर्म्स हैं जो इनसिक्योर आपका पब्लिक डिपॉजिट रेज करती हैं अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को यूज़ करने के लिए. मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है पब्लिक डिपॉजिट. एडवांटेज का क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है सिंपल एंड इजी. बहुत सिंपल होता है पब्लिक डिपॉजिट को लेना, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती. उसके बाद असेट्स पे कोई चार्ज नहीं लगता, यानी कि कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट करता आप पे, कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है आपको. इकोनॉमिकल होता है, यानी कि सस्ता पड़ता है. फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो. देखिए, आप बैंक से मिलने वाले लोन्स को इतनी फ्रीली यूज़ नहीं कर पाएंगे. आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन मिल रहा है उसे भी आप फ्रीली यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट को आप अपनी बिल के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस है आपका अनसर्टेनिटी, क्योंकि इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि आपको पब्लिक डिपॉजिट कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे मिलेगा. इनसिक्योरिटी बहुत रहती है सामने वाले के मन में, वो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, वो प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा. ठीक है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट, और उसके बाद आ गया हमारा डिबेंचर. डिबेंचर क्या है? डिबेंचर को ध्यान से पढ़ेंगे हम. A debenture is an instrument executed by the company under its common seal acknowledged indebtedness to some person or person to secure the sum advanced. डिबेंचर का मतलब होता है डेप्ट. ठीक है, जैसे कंपनी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करती हैं. डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, उसके बदले में उस कंपनी ने आपको एक डिबेंचर इशू कर दिया, यानी कि एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको उस डिबेंचर के अगेंस्ट मिलेगा. ठीक है, ये होते हैं आपके डिबेंचर. और डेफिनेशन की बात करूं, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, यानी कंपनी की कॉमन सील के अंडर एग्जीक्यूट होता है. एक्नॉलेजिंग इंडेप्टनेस टू सम पर्सन और पर्सन टू सिक्योर द सम एडवांस, यानी कि कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स को जिससे कि
उन पर्सनस को जो अपनी कंपनी में कुछ एडवांस लगा सकें या जमा करा सकें। दस इट इज़ दस अ सिक्योरिटी इशूड बाय अ कंपनी अगेंस्ट द डेप्ट, यानी जब कोई किसी कंपनी को डेप्ट देता है तो उसके अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी इशू की जाती है, जो रिटन लीगल एग्रीमेंट या पेपर इशू किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिबेंचर। इन इंडिया अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अलाउड टू रेज कैपिटल थ्रू डिबेंचर, यानी इंडिया में केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही डिबेंचर की हेल्प से फंड रेज कर सकती है, ठीक है, ओनली आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड इट इज़ परमिटेड बाय इफ परमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी तभी होगा ये जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस चीज़ की परमिशन देता हो और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट हो, ठीक है। So debenture is defined as an instrument issued by the company under its common seal, acknowledging a debt, setting forth the terms under which they are issued and are to be paid। और डिबेंचर जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी होती हैं जिसपे आपका जो फाइनेंस है वो इशू हुआ है। अब डिबेंचर के फीचर क्या हैं? डिबेंचर का फीचर है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। आपने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया जब मैंने बताया था, तो उस केस में क्या है, आपको रिटर्न की गारंटी नहीं होती कि कितना % रिटर्न आपको वापस आएगा, लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट डिबेंचर्स आर कि आपको एक पर्टिकुलर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, यानी कि आपकी अर्निंग फिक्स हो जाती है। उसके बाद डिबेंचर्स की मैच्योरिटी पीरियड होता है, यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी पीरियड है उसके बाद डिबेंचर आपका मैच्योर हो जाता है। डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता कोई भी, ठीक है, और डिबेंचर क्या है, आपका सिक्योर्ड असेट है, यानी फंड रेजिंग के लिए एक बहुत अच्छा असेट है। ये है आपका डिबेंचर, ठीक है। अब डिबेंचर के बाद आप देखेंगे कॉमर्शियल बैंक। देखिए कॉमर्शियल बैंक बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। अब लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हो सकता है शॉर्ट फॉर्म्स में हो। आपकी ड्यूटी क्या है, आपको एक बार इनको खुद से पढ़ना है, बुक में जो दिया हुआ है उसको, सारे पॉइंट्स को, एंड उसके बाद आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप अपनी क्वेरीज को मेरे पास लेके आएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, कॉमर्शियल बैंक्स। अब कॉमर्शियल बैंक्स क्या हैं? कॉमर्शियल बैंक आर द मेन इंस्टीट्यूशन सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इन इंडिया, यानी इंडिया में वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए कॉमर्शियल बैंक क्या है, वो मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आफ्टर ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ट्रेड क्रेडिट के बाद वर्किंग कैपिटल के लिए इंडिया के जो बिजनेस प्रपोर्शंस हैं वो आपके बैंक क्रेडिट या कॉमर्शियल बैंक्स पर डिपेंड रहते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक विच परफॉर्म्स ऑल काइंड ऑफ बैंकिंग फंक्शंस सच एज एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट, एडवांस लोन्स, क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शन। यानी कि बैंक क्या है, बैंक ऐसी एजेंसी है, यानी कॉमर्शियल बैंक वो एजेंसी होती है जो बैंकिंग के सारे फंक्शन को कंडक्ट करती है, ठीक है। अब बैंकिंग का फंक्शन क्या है, डिपॉजिटिंग है, लैंडिंग है, क्रेडिटिंग है, एडवांसिंग लोन्स है, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन है, ये सारे के सारे आपके कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन होते हैं। और इंडिया में क्या है, इंडिया में 20 मेजर कॉमर्शियल बैंक हैं, नेशनलाइज्ड हैं, ठीक है। इन डेवलप्ड कंट्रीज दे रन लाइक जॉन सेट ऑफ कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर। और डेवलप्ड, देखिए इंडिया में जो बैंक हैं वो आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलती हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में बैंक चलती हैं इन फॉर्म ऑफ कंपनी के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं इंडिया में कौन कौन से बैंक हैं। इसके बाद कॉमर्शियल बैंक के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक के एडवांटेज क्या है कि आपको कभी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाता है आपकी सिक्योरिटी के एवज में, ठीक है। पहला तो एडवांटेज ये है। एजेंसी सर्विसेज, यानी कि बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपको ओवरड्राफ्ट देना, आपको पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कराना, आपको ई बिलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, आपको टिकटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये सारी आपकी एजेंसी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। और कई सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कई बार बैंक अपने रेगुलर कस्टमर्स को इफेक्टिव देती हैं। और बैंक इसके अलावा जनरल यूटिलिटी सर्विसेज भी देती है, जैसे कि आपको बिजनेस प्रपोजल हैं, आपको मोड ऑफ पेमेंट है, ये सारी चीज़ें बैंक प्रोवाइड कराती है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, जो आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा या जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा वो लीगल होगा, लीगल प्रूफ के साथ मिलेगा, ठीक है। और फॉरेन ट्रेड में भी आपका जो कॉमर्शियल बैंक का फाइनेंस है वो इजी रहता है, बिकॉज गवर्नमेंट की निगाहों में रहता है। तो गवर्नमेंट की निगाहों में रहता है तो इसका एक बेनिफिट ये है कि आप पे लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होते इसको डिस्क्लोज करने के, और टैक्स बेनिफिट भी देता है आपको इस तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इसके बाद हमारे डिसएडवांटेजेस क्या थे कॉमर्शियल
बैंक है, देखिए जो हम पैसा ग्रो करते हैं ना कमर्शियल बैंक से, उसकी ग्रोथ जो है वो इनसफिशिएंट होती है। ठीक है, इनसफिशिएंट ग्रोथ का मतलब है कि उस पैसे के यूज़ लिमिटेड होते हैं, बिकॉज बैंक आपको यूज़ पूछ कर ही पैसा देती है। रीजनल इम्बैलेंस, बैंकों की जो लोन देने की कैपेसिटी है रीजन टू रीजन या कंट्री टू कंट्री जो है वो डिफर कर सकती है, तो इस वजह से एक इम्बैलेंस की सिचुएशन पैदा हो जाती है। इंक्रीजिंग ओवरड्यू, इन केस अब अगर आप उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए या ईएमआई नहीं पे कर पाए तो आपके पास ओवरड्यू भी कलेक्ट हो सकता है। लोअर एफिशिएंसी, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों नहीं होते? बिकॉज कभी कभी तो आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है कि प्रिंसिपल से ज़्यादा तो इंटरेस्ट हो जाता है। और डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स इन प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि कॉमर्शियल बैंक से लोन लेके आपको प्रॉफिट नहीं होता, आपके प्रॉफिट के लिए नहीं होते, जैसे अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए होते हैं। उसके बाद लैक ऑफ एक्सपर्ट, बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो आपको एक्सपर्ट एडवाइजेस नहीं प्रोवाइड कराते, ओनली आपके प्रपोजल के बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, ये थे आपके कॉमर्शियल बैंक। इसके बाद है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखते हैं। देखिए जैसे आपका बैंक होते हैं वैसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, बैंक तो एक पर्टिकुलर बैंक ही हो गया, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या आते हैं? बैंक आते हैं, LICs आती हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशंस आते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI जैसे बैंक आते हैं, एग्जिम बैंक, एग्जिम इसमें आ जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा इसमें, फॉरेन मनी एक्सचेंज इसमें आ जाएगा। तो ये सारे क्या है? ये मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। This source of finance is more suitable to meet the medium-term demands of the working capital. Interest is charged on such loans at a fixed rate and the amount of the loan is to be repaid by the way of installments in a number of years. यानी कि जो अमाउंट है ओवरऑल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और जो आपका लोन अमाउंट है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ EMIs। आगे चलते हैं। अब इसका जो बोरोवर पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है वो क्या है? इन पोस्ट टैक्स टर्म्स द कॉस्ट ऑफ टर्म लोन्स इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल। देखिए मैंने बताया था कि जो आपके डेब्ट हैं यानी कि जो लोन है उसकी कॉस्ट सस्ती पड़ती है अगर हम उसे इक्विटी शेयर से या प्रेफरेंस शेयर से कंपेयर करें। तो रीज़न क्या है? बिकॉज शेयर की जो कॉस्ट है, शेयर की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, शेयर की जो बिगिनिंग कॉस्ट है वो बहुत महंगी होती है। क्यों? क्योंकि आपको पूरे लीगल स्टेज से गुजरना पड़ता है, आपको सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल की सारी स्टेजेस फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है। सेकंड, टर्म लोन्स डू नॉट रिजल्ट इन डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, यानी टर्म लोन से कंट्रोल नहीं डायल्यूट होता। शेयर से आपका कंट्रोल आपके हाथ से जा सकता है अगर आपके हाथ में 51% की शेयर होल्डिंग चली गई तो हाथ से। ठीक है, लेकिन इस केस में केवल और केवल आपका असेट जाएगा, यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं होते। ठीक है, तो केवल और केवल अगर गया तो नुकसान होगा तो आपके असेट को नुकसान होगा, उसके अलावा कोई भी नुकसान आपके ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होगा। ठीक है, अब लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा है? टर्म लोन्स ऑन सब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हैव अ डेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड। अब लेंडर यानी देने वाले के फ़ायदा ये है कि एक पर्टिकुलर इनकम हमारे पास आती रहेगी और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ऐसा होगा। टर्म लोन्स रिप्रेजेंटेड सिक्योर लोन्स, यानी कि इससे सिक्योर लोन्स मिलते हैं। टर्म लोन्स कैरी सेवरल रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट इफ द लेंडर। ठीक है, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो टर्म लोन्स ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी इम्प्लाई करती हैं। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं क्या इसके डिमेरिट्स। लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बोरोवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट्स आर ऑब्लिगेटरी पेमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, ये आपका ऑब्लिगेशन है, आप पे लायबिलिटी बन चुकी है। ठीक है, तो ये आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और अगर आप इनको नहीं दे पाते तो आपको थ्रेटनिंग और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। टर्म लोन कॉन्ट्रैक्ट्स कैरी रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स विच में रिड्यूस मैनेजरियल फ्रीडम, फर्दर दे एंटाइटल द लेंडर पुट देयर नॉमिनी ऑन द बोर्ड इफ द बोरोइंग कंपनी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं टर्म लोन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर ज़्यादा बुरी कंडीशन में ये अपनी तरफ से एक पर्सन को बोर्ड में भी बिठा सकते हैं बिकॉज उन्होंने फाइनेंस दिया हुआ है। टर्म लोन इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द फर्म, दिस इन टर्न टेंड टू रेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। टर्म लोन की वजह से क्या होता है? टर्म लोन की वजह से फर्म का फाइनेंशियल रिस्क हो जाता है,
फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, जिससे इक्विटी शेयर की कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है। क्यों? बिकॉज आपका फाइनेंशियल लॉस होगा तो इक्विटी शेयर की वैल्यू आपकी घटती जाएगी और लोग आपके बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते जाएंगे। लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, टर्म्स लोन्स डू नॉट कैरी द राइट टू वोट, यानी कि जो पैसा दे रहा है उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। और टर्म लोन्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय नेगोशिएबल सिक्योरिटीज, और जो फाइनेंशियल लोन्स होते हैं ये सिक्योरिटीज से या नेगोशिएबल सिक्योरिटीज से नहीं प्रेजेंट किए जाते हैं। अब इसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर एंड डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या है और किन किन पॉइंट ऑफ व्यू पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे कि नेचर की बात करूं, शेयर आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ ओनर फंड, बल्कि डिबेंचर आपका बाउट फंड है। स्टेटस की बात करूं, शेयर होल्डर आपका कंपनी का ओनर होता है और वो क्रेडिटर होते हैं। वोटिंग राइट शेयर होल्डर के पास होता है, डेप्टर के डिबेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। कंट्रोल की बात करूं तो उनके पास कंपनी का कंट्रोल होता है, डिवेंचर होल्डर के पास कोई कंट्रोल नहीं होता। राइट टू रिटर्न, इक्विटी शेयर होल्डर का ये है कि उसे रेगुलर रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन डिवेंचर होल्डर को रेगुलर रिटर्न मिलता है। सिक्योरिटी, यानी कंपनी का कोई भी एसेट एज अ मॉर्गेज सिक्योरिटी के फॉर्म में नहीं रखा जाता, लेकिन कंपनी को यहाँ पे इस सिचुएशन में कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है डिवेंचर होल्डर को, इन द केस अगर वो नहीं दे पाती है तो। रिडेम्पशन कैसे होता है, एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नो अदर शेयर्स आर रिडीमेबल, यानी शेयर रिडीमेबल नहीं होते, ये केवल रिडीमेबल तब होते हैं जब कंपनी डाइल्यूट होती है, लेकिन डिवेंचर कैन बी रिडीमेबल। रिस्क की बात करें तो शेयर होल्डर्स का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू डिवेंचर्स। तो इन पॉइंट पे डिफरेंसेस को एक बार देखेंगे, इसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक डिपॉजिट एंड द लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब पब्लिक डिपॉजिट एंड कमर्शियल बैंक का जो मेरा डिफरेंस है वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। सिक्योरिटी की बात करूँ तो पब्लिक डिपॉजिट में सिक्योरिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लोन से आपको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। पब्लिक डिपॉजिट आपका गवर्न होता है कंपनीज एक्ट से, लेकिन बैंक गवर्न होती हैं आरबीआई से। रेट ऑफ इंटरेस्ट बात करूँ तो पब्लिक डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लो, लेकिन यानी पब्लिक डिपॉजिट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम देना पड़ता है, लेकिन लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे तो इंटरेस्ट आपका हाई है। पब्लिक डिपॉजिट का पीरियड होता है आपका मोस्टली 3 ईयर्स के लिए, कम से 3 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होता, लेकिन ये आपका कमर्शियल बैंक का आपका शॉर्ट और मिड टर्म किसी भी तरह से हो सकता है। जो आपका पब्लिक डिपॉजिट है ये केवल और केवल गुड रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। यहाँ पे कमर्शियल बैंक असेट की सिक्योरिटी देकर के आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमर्शियल बैंक से लोन रेज कर सकते हैं। सीक्रेसी, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट में कोई सीक्रेसी नहीं होती, लेकिन सीक्रेसी अबाउट बैंक लोन कैन बी मेंटेन, लेकिन बैंक लोन की सीक्रेसी मेंटेन रहती है। तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंसेस और हमने इस वीडियो में पढ़े बोरोड फंड्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इनसे रिलेटेड है तो प्लीज़ आप लोग अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे जो बुक में से नहीं डिस्कस किए हुए होंगे, वो आपको खुद से पढ़ के मुझसे क्वेरी में पूछने हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।